नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम साइंस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे एसआई का हो, चाहे आरएस हो, पटवारी हो, जहां पर भी जर्नल साइंस आती है ना दोस्तों, ये वीडियो जर्नल साइंस में आपके लिए एक रामबाण साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो जहां पर भी जर्नल साइंस आ रही है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो जर्नल साइंस के प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, तो आप मेरे वीडियो को देखिए ध्यानपूर्वक। मैं आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस है मेरा आपसे, कि आप जर्नल साइंस के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है दोस्तों। ठीक है, अगर किसी एग्जाम में विज्ञान के 5 प्रश्न भी आ रहे हैं, 10 भी आ रहे हैं, 20 भी आ रहे हैं, और अगर आप वो सही कर आ रहे हैं, तो आपकी नौकरी डेफिनेटली लग सकती है। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम रोगों के बारे में पढ़ रहे थे, मानव रोगों के बारे में हम पढ़ रहे थे। और मानव रोगों के अंदर भी हमने कौन कौन से रोगों के बारे में पढ़ा था? संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ा था। ऐसे रोग जो रोगी से किसी स्वस्थ व्यक्ति में भी फैल सकते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं, जैसे कोरोना हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? फिर उसके बाद में हमने देखा था कौन कौन से हो सकते हैं ये, जैसे कि अपने वायरस जनित रोगों के बारे में पढ़ा, एड्स हो गया, डेंगू हो गया, ये सब। फिर उसके बाद में अपन ने जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ा था, और उसमें अपन ने टीबी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, इन सभी रोगों के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने दोस्तों प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में देखा था, जैसे अमीबियासिस हो गया, तरह तरह के रोगों के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, मेरी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, पूरा जितना भी मैं करा सकता था मैंने आपको कराया है। और भी मैं आगे वीडियो लेकर आता रहूंगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। अगर यहां कुछ कमी रह भी जाएगी तो वो कमी उन क्वेश्चंस के द्वारा दूर कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में हमने कृमि जनित रोगों के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक था वो पूरा हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक नए तरह के रोग के बारे में बताना चाह रहा हूं। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे असंक्रामक रोगों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम असंक्रामक रोगों के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें हमने कौन से रोगों के बारे में देखा था? संक्रामक रोगों के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे असंक्रामक रोगों के बारे में। असंक्रामक रोग नाम से ही पता चल रहा है। जैसे ये अंकल है कोई, ठीक है, बहुत अच्छे से जेंटलमैन है, ये अंकल है, ठीक है, इनके घुटने में दर्द हो रहा है। इनके क्या हो रहा है? घुटने में दर्द हो रहा है। ठीक है, अब अगर अपन इन अंकल से मिलने जाएंगे और इन अंकल से अगर अपन इनके चरण स्पर्श करें कि ढोक 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 अंकल जी कैसे हो आप, बढ़िया है ना सब? अंकल जी बोलेंगे हाँ सब बढ़िया। अपन मिलकर आ गए, इनके साथ में अपन चाय भी पी ली, खाना भी खा लिया, क्या हमें भी क्या जोड़ों में दर्द होने लग जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जोड़ों का दर्द कैसा रोग है? असंक्रामक रोग है। तो रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, ठीक है, यह रोग जिनको भी होते हैं केवल उसी में ही सीमित बने रहते हैं। मधुमेह हो गया, जैसे कि यहां पर मैं जैसे कि आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखिए, उदाहरण के लिए जोड़ों का कौन सा दर्द हो गया? जोड़ों का। अगर किसी बंदे के शरीर के अंदर जोड़ों के अंदर दर्द है तो यह असंक्रामक रोग है। ये जोड़ों का दर्द उसी में बना रहेगा जो उसके आसपास लोग रहते हैं, उसमें ये जोड़ों के दर्द वाली बीमारी नहीं फैलेगी। ठीक है, जोड़ों का दर्द हो गया। मधुमेह हो गया, जैसे डायबिटीज, मधुमेह है, अगर कोई मीठा ज्यादा खा रहा है तो उसको जैसे डायबिटीज हो जाता है, तो ये बीमारी उसके जो आसपास लोग रहते हैं उनको नहीं होगी, क्योंकि ये असंक्रामक रोग है। तो अपन स्टार्ट करते हैं एक एक बीमारी के बारे में। सबसे पहले अपन देखेंगे मधुमेह के बारे में। इसे डायबिटीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डायबिटीज। डायबिटीज के नाम से भी इसे जाना जाता है इंग्लिश के अंदर। और यह जो रोग होता है इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होता है। हमारे शरीर के अंदर अग्नाशय ग्रंथि होती है। क्या होती है हमारे शरीर में? अग्नाशय
ग्रंथि होती है दोस्तों, और अग्नाशय ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है, ये देखो हम जो भी खा रहे हैं ना अनाज वगैरह, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज नाम की शर्करा में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है। जो हम खाते हैं वो डाइजेशन के बाद में ग्लूकोज शर्करा में बदल रहा है। और ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है, ये हमारे रक्त में पाई जाने वाली, देखो हम जो खा रहे हैं ना रोटी वगैरह, अनाज वगैरह, चावल खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट है, और उनके डाइजेशन से ग्लूकोज बनता है जो हमारे पेट में है ना अवशोषित होकर हमारे रक्त में मिल जाता है। और क्यों मिलता है? ताकि उस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिल सके। अब क्या होता है, जो ये रक्त में जो ग्लूकोज होता है ना, ये एक तरह की शर्करा है ग्लूकोज। रक्त में इस ग्लूकोज का स्तर लगातार बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है? इसका स्तर लगातार बढ़ता जाता है। तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो रक्त में पाए जाने वाले ग्लूकोज को किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। यह मानव प्रोटीन, ये कैसा कार्बोहाइड्रेट है? मानव कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, अगर किसी बंदे की अग्नाशय ग्रंथि ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसमें इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा, और जब इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा तो रुधिर में पाया जाने वाला, रक्त में, खून में पाया जाने वाला जो ग्लूकोज नाम की जो शर्करा है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगी। और जब ग्लाइकोजन में यह ग्लूकोज शर्करा नहीं बदलेगी तो लगातार रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी, अर्थात इस शर्करा की मात्रा बढ़ती जाएगी दोस्तों। और जब शर्करा की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी तो अपन बोलेंगे कि इसको मधुमेह रोग हो चुका है। वो जो शर्करा है वो मूत्र के साथ में बाहर आने लग जाएगी। वो जो शर्करा है वो आंखों में जाएगी, ब्लड के द्वारा कान में जाएगी, हार्ट के पास जाएगी, और बॉडी के ऑर्गन्स को धीरे धीरे वो खराब करने लग जाएगी। तो यह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। लक्षण क्या है इस रोग के? रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। अरे अब आप बोलोगे भैया कौन सी शुगर? ग्लूकोज शुगर। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? ग्लूकोज शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। और इसके कारण क्या होता है? शरीर के अंग प्रभावित होते हैं, जैसे कमजोरी होती है, थकान होने लग जाती है। ठीक है, और तो और यूरिन के साथ में ये शुगर बाहर आने लग जाती है, और तो और आंखें भी खराब होने लग जाती है धीरे धीरे, अगर शुगर को समय पे कंट्रोल ना किया जाए तो। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसके उपचार के बारे में देखते हैं कि भैया इसका उपचार क्या है। इसका तो एक ही उपचार है भैया। अब कहीं बोलते हैं ना नीम के पत्ते खाओ तो डायबिटीज सही हो जाएगा। कुछ नहीं होना नीम के पत्ते खाने से। सीधी सी बात है, डायबिटीज हुआ इंसुलिन हार्मोन की कमी से है। तो इस इंसुलिन हार्मोन को बाहर से छोटे छोटे इंजेक्शन होते हैं स्पेन के समान, ठीक है, उसमें इंसुलिन भर लिया जाता है और पेशेंट को रोज एक टाइम या 2 टाइम उसको इंजेक्शन के द्वारा उस इंसुलिन को लेना पड़ता है। और वो जो इंसुलिन इंजेक्शन के द्वारा जो लिया जाता है वो रक्त की ग्लूकोज के लेवल को कम करता रहता है। पूरी जिंदगी लोगों को क्या लेना पड़ता है? इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आजकल जो वैज्ञानिक हैं वो जीन थेरेपी आ गई है। क्या आ गई है दोस्तों? आजकल जीन थेरेपी आ गई है। और जीन थेरेपी में परमानेंट इलाज हो सकता है इसका। क्या हो सकता है? परमानेंट उपचार हो सकता है। उपचार हो सकता है। जीन थेरेपी में क्या किया जाता है? रोगी के जीनों को ही बदल दिया जाता है, जिसके द्वारा उस रोगी में भी क्या बनने लग जाता है? इंसुलिन बनने लग जाता है। ठीक है, अगली हमारी जो है संक्रामक बीमारी है वो कौन सी बीमारी है? कैंसर है। क्या है? कैंसर। अब कैंसर में भैया ज्यादातर लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि ये कैंसर होता क्या है। मैं बताता हूं आपको कैंसर क्या होता है। देखो, एक बंदा है, यहां पर आप देखिए, कैंसर के अंदर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ये जो बंदा है, इस बंदे के अंदर आपको पता है हमारे अंदर सेल्स होती है। क्या होती है हमारे अंदर? सेल्स। और जो हमारे अंदर सेल्स होती है जो कोशिकाएं होती है ना दोस्तों, वो लगातार है ना विभाजित होती रहती है। 1 से 2 बन जाती है, 2 से कितनी बन जाती है? 4 बन जाती है, 4 से कितनी बन जाती है? 8 बन जाती है।
समझ में आई बात आपको? लेकिन अगर क्या हो किसी भी कारण से, जैसे किसी रसायन के संपर्क में आने से, जैसे सिगरेट ज्यादा पीने से, गुटखा या तंबाकू ज्यादा खाने से, उसमें रसायन होते हैं, ठीक है, या कभी कभी कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जो कोशिका विभाजन को अनियंत्रित कर देते हैं। अब कोशिका अनियंत्रित रूप से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। कोशिका अनियंत्रित रूप से क्या होने लग जाएगी, विभाजन होने लग जाएगी, विभाजित होने लग जाएगी। कोशिकाओं में क्या हो जाएगा, अनियंत्रित विभाजन, नियंत्रित विभाजन होगा, और अनियंत्रित विभाजन से ट्यूमर बन जाएगा। अब आप बोलेंगे ट्यूमर क्या होता है, गांठ बन जाएगी, गुच्छा सा बन जाएगा, ठीक है, और इस ट्यूमर की जो कोशिकाएं हैं वो सड़ने लग जाएगी, और उस ट्यूमर को ही क्या बोलते हैं अपन, कैंसर बोलते हैं, कि भैया क्या हो गया इस बंदे को, कैंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कैंसर किसे कहते हैं। अब देखो, शरीर की कोशिकाओं में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने से गांठों का निर्माण हो जाता है, और ये गांठें सड़ने लग जाती है। शरीर में सबके विभाजन होता है। एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो इतना सा होता है, बिल्कुल 2 किलो का, 3 किलो का, 4 किलो का, लेकिन धीरे धीरे वो खाता पीता है, दूध पीता है, मस्त रहता है, धीरे धीरे वो एक नौजवान बन जाता है, 18 साल का, लंबा चौड़ा हो जाता है। क्यों? शरीर कैसे बढ़ा, शरीर में कोशिकाएं होती है जो विभाजित होती रहती है, जिसके कारण शरीर ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोशिकाओं में विभाजन अनियंत्रित, अनियमित हो जाता है, धमाधम, जैसे लोकल डब्बा नहीं होता ट्रेन के अंदर, बिल्कुल भरी रहती है सवारियां, वैसे धमाधम कोशिका विभाजन होने लग जाता है, गांठ बन जाती है शरीर के अंदर। कहीं पर भी हो सकता है कैंसर, रीढ़ में हो सकता है, चेस्ट पे हो सकता है, नेक में हो सकता है, हेड में हो सकता है, जीभ में, कहीं पर भी हो सकता है, हाथों में, स्किन में, कहीं पर भी कैंसर हो सकता है। और जो ये गुच्छा है ना, इसे गांठ कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। और ये सेल्स जो होती है ना, ये इतनी ज्यादा होती है कि इन्हें न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पाता है, ये सड़ने लग जाती है, और धीरे धीरे एक घाव हो जाता है, और उसे ही कैंसर कहते हैं। कारण क्या है इसका, सीधी सी बात है, धूम्रपान हो गया। सिगरेट के धुएं में हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसा धुआं पेट्रोल का होता है ना जहरीला, वैसा ही धुआं सिगरेट का होता है। सिगरेट का धुआं हो गया, एक्स किरणें हो गई, जो एक्सरे वगैरह करते हैं ना, हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे हो गई, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें हो गई, सूर्य के प्रकाश में कोई धूप में ज्यादा घूमता है तो आपने देखा होगा खुजली होने लग जाती है, त्वचा का कैंसर होने लग जाता है ज्यादा धूप में घूमने से, ठीक है। तो ये सारे के सारे कुछ रसायन हैं, कुछ चीजें हैं जिससे कैंसर उत्पन्न होता है। कैंसर फैलाने वाले कारकों को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, कैंसर फैलाने वाले कारकों को अपन कार्सिनोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैंसर फैलाने वाले कारकों को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, कार्सिनोजेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब लक्षण क्या है, क्या होता है इसके लक्षण, भी मैंने आपको बताया लक्षण के अंदर कि भैया गांठ होना, ठीक है, गांठ हो जाएगी, गांठ में जो कोशिका है वो सड़ने लग जाएगी, और तो और क्या होगा, घाव हो जाएंगे, और घाव भरेंगे ही नहीं, घाव भरेंगे ही नहीं, कितनी दवाई लगाए, घाव न भरना, शरीर पर बालों, शरीर और बालों पर बुरा प्रभाव पड़ना, बाल उड़ने लग जाएंगे, शरीर पर घाव हो जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अंग सड़ने लग जाएंगे, तो इसे ही क्या बोल रहे हैं, कैंसर हो गया। कैंसर फैलाने वाले जो कारक हैं, जैसे सिगरेट का धुआं, जहरीली गैसें, अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्स किरणें, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, कार्सिनोजेंस कहते हैं। और तो और आपको पता है जीन भी होते हैं हमारे शरीर में, क्या होते हैं, कुछ जीन होते हैं जिसको बोलते हैं ऑन्कोजीन। क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन। और ऑन्कोजीन की वजह से भी क्या होता है, कैंसर होता है। ऑन्कोजीन की वजह से क्या होता है दोस्तों, कैंसर होता है। कुछ वायरस होते हैं जो भी कैंसर फैलाते हैं, जिन्हें ओंको वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओंको वायरस कहते हैं। वायरस भी लिख सकता था यहाँ पे, वायरस भी याद कर लेना। उपचार क्या है अगर इस बीमारी, ये बीमारी हो जाए तो इसका उपचार है दोस्तों, कीमोथेरेपी की जाती है। कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है, कीमोथेरेपी का मतलब है रसोचिकित्सा। कुछ ऐसे रसायन होते हैं, ऐसे रसायन होते हैं, कुछ ऐसे
धातुएं होती है, एलिमेंट, जैसे कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिसका इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को, और वो रसायन बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो रसायन क्या करते हैं, जो कैंसरस जो सेल्स हैं उनको मारने लग जाते हैं। वो रसायन कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन आपको पता है, जब वो रसायन कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं तो जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत हार्म तो पहुंचता ही है। कई लोग तो मर जाते हैं, कई लोग कीमोथेरेपी के दौरान, कई लोगों की बेचारों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा डेंजर होते हैं। रेडियोथेरेपी की जाती है। रेडियोथेरेपी के अंदर क्या किया जाता है, रेडिएशन डाली जाती है। रेडिएशन डाली जाती है कैंसर सेल्स के ऊपर, ताकि वो सेल्स नष्ट हो जाए। ठीक है, और क्या होता है, अब ये मैंने बोला ना कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी में अपन किसको यूज में लेते हैं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 क्या है, एक एलिमेंट है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न भी आ सकता है कि कैंसर के उपचार में काम में लिया जाने वाला तत्व है कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, आयरन, तो कोबाल्ट सही उत्तर होगा हमारा। ठीक है, क्या करते हैं और तो और क्या करते हैं, रोगग्रस्त भाग को शल्य क्रिया द्वारा काट कर हटा देते हैं। जैसे कोई गुटखा ज्यादा खाता है, ठीक है भैया, बढ़िया मजे लेते हैं कई लोग खा खा के, ठीक है, 5 रुपए के अंदर, लेकिन वो मजा नहीं होता, वो सजा बन जाता है। फिर क्या होता है, जीभ में कैंसर हो जाता है, जीभ काटनी पड़ जाती है, जबड़ा काटना पड़ जाता है। ठीक है, तो ठीक है, फिर बाद में मर भी जाते हैं वो लोग। ठीक है, और क्या होता है, विनक्रिस्टीन तथा विनब्लास्टीन औषधियों का उपयोग किया जाता है। इन औषधियों का उपयोग करके भी कैंसर से बचा जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। अब नेक्स्ट बीमारी कौन सी है दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारी बीमारी है वो है एलर्जी। कौन सी बीमारी है, एलर्जी हमारी बीमारी है। और ये भी किस प्रकार की बीमारी दोस्तों, ये भी एक असंक्रामक रोग है। कौन सा रोग है ये, असंक्रामक रोग है। ठीक है, तो एलर्जी के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे एलर्जी सभी को नहीं होती है। जैसे आज मैं अगर एक, जैसे कोई रोज है मेरे पास, गुलाब का फूल है, अगर मैं उसको सूंघूं तो बहुत अच्छा लगेगा। ज्यादातर लोगों को अच्छा ही लगेगा, गुलाब के फूल की खुशबू किसको अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके सामने अगर आप गुलाब का फूल ले जाकर सूंघा दो तो उन्हें खांसी होने लग जाएगी, छींक होने लग जाएगी, वो बेहोश भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें गुलाब से क्या है, एलर्जी है। क्या है, एलर्जी है। तो एलर्जी क्या है, एलर्जी, पहले मैं इसका कारण बताना चाहूंगा आपको। एलर्जी कैसे हो सकती है, एलर्जी खाद्य पदार्थों द्वारा हो सकती है। जैसे किसी को मूंगफली बहुत अच्छी लगती है और किसी को मूंगफली सूट ही नहीं होती, मूंगफली से एलर्जी हो जाती है। ठीक है, किसी को दवाइयों से एलर्जी होती है। दवाइयां तो जीवन बचाती है, लेकिन कईयों को दवाई से क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। जैसे अभी लगा रहे थे ना, कोरोना की मेडिसिन दे रहे थे, तो उसमें एलर्जी हो जाती थी लोगों को, कुछ की बॉडी सूट कर रही थी, नहीं कर पा रही थी। तो दवाइयों से भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है, धूल मिट्टी से होती है, पुष्प की सुगंध से होती है। यहाँ तो पुष्प की सुगंध सूंघ के मजा आ जाता है, और कईयों की हालत खराब हो जाती है, उनको उनको फूलों से क्या होती है, एलर्जी होती है। पराग कणों से एलर्जी होती है। पराग कण क्या होते हैं, पुष्प में पाए जाने वाले ऐसे कण होते हैं ये, जो कि नर युग्मकों का निर्माण करते हैं, और पादपों में ये लैंगिक जनन में सहायक है। ये पादपों के नर युग्मक बनाते हैं पराग। ठीक है, तो पराग कणों के कारण भी क्या एलर्जी हो सकती है। रसायन होते हैं बहुत सारे जिसके कारण भी एलर्जी हो सकती है। सूर्य के प्रकाश से भी, विशेष प्रकार के कपड़े पहनने से भी एलर्जी हो सकती है। जैसे कोई बोलते हैं ना कि मुझे तो ये टेरिकोट कपड़ा सूट नहीं होता, कोई बोलता मुझे सूती सूट नहीं होता, कोई बोलता है मुझे इस तरह की जैकेट सूट नहीं होती, भारी मोटी, ये वाला कपड़ा सूट नहीं होता। तो कपड़ों से भी एलर्जी हो सकती है, सूर्य के प्रकाश से भी क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। ठीक है, और यह रोग सामान्यतः किन लोगों में अधिक होता है, जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। जिन लोगों में प्रतिरक्षा कमजोर होती है ना दोस्तों, उन लोगों में एलर्जी आसानी से हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा शुरुआती लाइन, क्योंकि ये थोड़ी क्या अजीब है, देखना सुनना। एलर्जी संयोजी उत्तक में उपस्थित मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन व सीरोटोनिन के निकलने से उत्पन्न होती है। ये एक वैज्ञानिक भाषा है, ठीक है। सिंपल भाषा में तो क्या है,
कि किसी विशेष प्रकार के कपड़े, सूर्य के प्रकाश, परागकण, धूल मिट्टी आदि से शरीर के अंदर असामान्यता उत्पन्न हो जाना क्या कहलाती है? एलर्जी कहलाती है। जैसे खांसी आना, छींक आना, खुजली होना, त्वचा पर धब्बे पड़ जाना, बेहोश हो जाना, आंखों से पानी आना, ये सब एलर्जी के ही तो उदाहरण है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ये एलर्जी होती क्यों है? एलर्जी इसलिए होती है, जैसे मैं बोलूं कि राजेश नाम का एक बंदा है जिसे माना कि दवाइयों से एलर्जी है। जैसे ही राजेश को दवाई दी या जैसे ही राजेश किसी पार्क में गया और फूलों की खुशबू सूंघी तो अचानक से क्या होगा? जो उसके मांसपेशियां हैं, उसके जो संयोजी ऊतक हैं, उसमें विशेष प्रकार की मास्ट कोशिकाएं होती है। हमारे शरीर में क्या होती है? जो ये मांसपेशियां होती है ना, इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, हमारे ब्लड भी एक तरह का संयोजी ऊतक है। हमारी मांसपेशियां, हमारा ब्लड, ये संयोजी ऊतक के उदाहरण है दोस्तों। और इनके अंदर मास्ट कोशिकाएं होती है। और मास्ट कोशिकाएं क्या करती है? मास्ट कोशिकाएं हिस्टेमिन और सीरोटोनिन निकालने लग जाती है, छोड़ने लग जाती है, और शरीर में खुजली, जलन, एलर्जी आदि हो जाती है। जिस भी बंदे को एलर्जी की समस्या रहती है ना, इसका मतलब यह है कि उसकी मास्ट कोशिकाओं से क्या निकलने लग गया? हिस्टेमिन और सीरोटोनिन निकलने लग गया। आपसे पूछा जा सकता है कि एलर्जी के समान कौन सी कोशिकाएं सीक्रेशन करती है? मास्ट कोशिकाएं स्त्रावित करती है। क्या स्त्रावित करती है, क्या छोड़ती है? सीरोटोनिन और हिस्टेमिन। ठीक है, और एलर्जन के खिलाफ शरीर में कौन सी प्रतिरक्षी बनती है दोस्तों? आईजीई प्रकार की प्रतिरक्षी बनती है। आपसे पूछा जा सकता है कि शरीर में ऐसी कौन सी एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बनती है जो एलर्जी से बचाती है? तो आईजीई प्रकार की प्रतिरक्षी बनती है। जो हमारा नेक्स्ट असंक्रामक रोग है ना दोस्तों, वो कौन सा है? वो है उस एलर्जी के बाद में श्वास या दमा। ठीक है, श्वास या दमा क्या होता है? कई लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे ही कई लोग धूल मिट्टी वाली जगहों के अंदर जाते हैं, जैसे ही कई लोग धूल मिट्टी वाली जगहों के अंदर जाते हैं तो आपने देखा होगा उनकी सांस फूलने लग जाती है, एकदम से जल्दी जल्दी से सांस लेने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उनका दम घुट रहा है, मतलब उनको दमे की प्रॉब्लम है दोस्तों। क्या होता है दमे के अंदर? जो फुफ्फुसीय, देखो मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे अंदर है ना, ये श्वास नली है और श्वास नली से दो फेफड़े जुड़े होते हैं दोस्तों। कौन जुड़े होते हैं? ये फेफड़े हैं हमारे। श्वास नली से हमारे कौन जुड़े रहते हैं? फेफड़े जुड़े हुए होते हैं। और जो फेफड़े हैं इसमें बहुत सारी छोटी छोटी क्या पाई जाती है? नलियां पाई जाती है। ठीक है, इन नलियों को ही अपन क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल बोलते हैं। इन नलियों को ही अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये जो ब्रोंकियोल्स होती है ये संकुचित होने लग जाती है, ऐसे संकुचित हो जाती है, इनका आकार छोटा हो जाता है। तो जो ऑक्सीजन है ना वो ठीक से अंदर नहीं जा पाती है। ठीक है, तो दमा फुफ्फुसीय अवरोधों का एक उदाहरण है। फुफ्फुसीय अवरोधों का मतलब ऑक्सीजन श्वास नली से आराम से इन बारीक बारीक श्वसनियों द्वारा फेफड़ों में जा रही थी, अचानक से क्या हुआ? किसी कारण से, धूल मिट्टी के कारण कुछ भी हुआ, और जो ये नलियां थी ये सिकुड़ गई एकदम से। ठीक है, यह रोग, इन नलियों को ब्रैंकियोल्स कहते हैं। ठीक है ना, यह रोग ब्रैंकियोल्स के संकुचन के कारण होता है, जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। उपचार क्या है इसका? प्रतिहिस्टेमिन औषधि का उपयोग किया जाता है, प्रतिहिस्टेमिन दिए जाते हैं। ठीक है, एड्रीनलिन व स्टीरोइड का उपयोग किया जाता है। तो प्रतिहिस्टेमिन हो गया, एड्रीनलिन हो गया, और स्टीरोइड का उपयोग करके इस बीमारी को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। और तो इनहेलर का भी यूज करते हैं। एक होता है ना इनहेलर, जिसको ऐसे हिला के मुंह पे लगाते हैं। जब उसको हिलाकर मुंह पर लगाते हैं ना इनहेलर को, तो जो ये संकुचित हुई जो ब्रैंकियोल से वापस फैल जाती है और एकदम में सांस आने लग जाती है। जो हमारी अगली बीमारी है दोस्तों वो कौन सी है? अति रक्तदाब, हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर बढ़ना भी एक तरह का असंक्रामक रोग ही है। क्या है?
असंक्रामक रोग ही है। जैसे कि हमारे यहाँ पे 4 अंकल रहते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, मैं उनसे मिलता भी हूं, बातें भी करता हूं, तो वो बीमारी मेरे को थोड़ी हो रही है क्योंकि वो असंक्रामक रोग है। तो अति रक्तदाब, हाइपरटेंशन भी एक तरह का क्या होता है, असंक्रामक रोग होता है। ठीक है, जैसे कि इधर आप देखिए धमनी में दाब 120 mmHg अपॉन 80 mmHg से अधिक हो जाने पर, देखो समझो, हमारा जो हृदय होता है ना, वो पहले फैलता है फिर संकुचित होता है, फैलता है फिर संकुचित होता है। सीधी सी बात है, जब हृदय फैलता है तो जो शरीर में जो हृदय से नलियां निकल रही है, हृदय से निकलने वाली ऐसी नलियां जो रक्त हृदय से अंगों की ओर लेकर जा रही है, जैसे ये हृदय है, देखो समझो यहां पर हृदय है, ठीक है, यहां पर अब यहां से नली है मेरे पैर की तरफ जा रही है। अब जो नलियां हृदय से रक्त अंगों की तरफ लेकर जा रही है, जो नलियां रक्त को हृदय से दूर लेकर जाती है, उसे क्या बोलते हैं, धमनी कहते हैं। अब सुनो, जब हृदय फैलेगा तो सीधी सी बात है धमनियों में दाब क्या होगा, कम होगा, और जब हृदय संकुचित होगा, दबेगा, तो धमनियों में दाब बढ़ेगा। तो हृदय के फैलने के समय दाब कितना रहना चाहिए, 80 mmHg होना चाहिए, और जब हार्ट संकुचित होता है तो हृदय में दाब कितना होना चाहिए, 120 mmHg होना चाहिए। लेकिन अगर संकुचन के समय और फैलने के समय अगर दाब ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अति रक्तदाब कहेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो हमने असंक्रामक रोगों के बारे में पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप वीडियो को अच्छे से 1-2 बार देखना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना आप, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करना, और हाँ, अपना ख्याल भी रखना। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।